कैसे हैं आप सभी। तो लॉ ऑफ मोशन का हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें हम छोटे छोटे कंसेप्ट को पढ़ते जा रहे हैं। आज हम टेंशन फोर्स के बारे में जानेंगे, किसी भी स्ट्रिंग में लगने वाले टेंशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि किस पॉइंट पर हमारा टेंशन और किस डायरेक्शन में लगता है। मैं हूं कोटा से आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं टेंशन फोर्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि इस तरीके से हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है जिससे कि हमने इस तरीके से हमारा रिजिड सपोर्ट है और उससे हमने किसी स्ट्रिंग से किसी मास को लगा रखा है। ठीक है, तो ये मास m है, तो इस पर नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, यानी कि नीचे की ओर मास को ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से खींचा जा रहा है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास टेंशन हमें फाइंड करना होगा ना, तो उसके लिए हमें पॉइंट फाइंड करना होगा कि किस पॉइंट पर हमें टेंशन फाइंड करना है। ठीक है, और जिस पॉइंट पर माना कि हमें इस मास के इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है जहां पर ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो इस पॉइंट पर बांधने, और स्ट्रिंग हमारी किधर है, स्ट्रिंग जिस तरफ है उधर हम एरो लगा देंगे, या उधर हम इसे अम्ब्रेला कंसेप्ट बोलो या कुछ भी बोलो, कि हम उधर क्या कर देंगे, अपना अम्ब्रेला ओपन कर देंगे इस तरीके से, या फिर हम इसे यहाँ पर देखना चाहिए या ऐसे, इस तरीके से हमारा अम्ब्रेला क्या हो गया, ओपन हो गया। पॉइंट से स्ट्रिंग की ओर हम क्या करेंगे, एरो बनाएंगे पॉइंट से स्ट्रिंग की ओर। ठीक है, अगर हमें इस रिजिड सपोर्ट पर टेंशन की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, स्ट्रिंग पर पॉइंट लिया, स्ट्रिंग किधर है, हमारी नीचे की ओर है, तो हमारा टेंशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा टेंशन होगा। और जब भी एक स्ट्रिंग होगी तो उसमें एक टेंशन होगा, वो स्ट्रिंग कितनी भी लंबी हो सकती है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ कि एक हमारी पुली है और स्ट्रिंग से पुली बंधी हुई है। ठीक है, और इस पुली के इस ओर भी हमारा एक m1 मास है और इस ओर हमारा एक m2 मास है। ये तो हमारा m1 मास हो गया, ये हमारा m2 मास हो गया। ठीक है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस पॉइंट पर फाइंड करूंगा तो ऊपर छतरी खुल जाएगी, तो ये हमारा टेंशन फोर्स T हो जाएगा। ऐसे ही इस पॉइंट पर, इस M2 के इस पॉइंट पर फाइंड करना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग ऊपर है तो ऊपर T बना देंगे, या ऊपर क्या कर देंगे, छतरी ओपन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर बनाया था तो छतरी कैसे खुली, हमारी नीचे की ओर खुली, इस तरीके से, इस तरीके से बन जाए यार, ऐसे ना करा करो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से बनी। ठीक है, सिंपली एरो लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, एरो बना दिए। और अगर मुझे इस पुली के इस पॉइंट पर फाइंड करने हो तो पुली से स्ट्रिंग की ओर एरो बना देंगे, अगर इस पॉइंट पर फाइंड करने हो तो पुली से स्ट्रिंग की ओर एरो बना देंगे। दैट इज क्लियर। ठीक है, और अगर ये भी एक स्ट्रिंग है तो यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर तो टेंशन टी है। ठीक है, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग क्या है, हमारी एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हमारी चेंज हो जाएगी तो यहाँ पर टेंशन इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, टेंशन T2 हो जाएगा, और इस पॉइंट पर टेंशन नीचे की ओर T2 हो जाएगा। स्ट्रिंग एक, टेंशन एक, स्ट्रिंग अलग, टेंशन अलग हो जाएगा। दैट इज क्लियर। और कैसे बनाएंगे, जिस पॉइंट पर हमें टेंशन की डायरेक्शन बनानी है वहां से स्ट्रिंग की ओर क्या कर देंगे, एरो बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा टेंशन हो गया। अगर हमें जैसे हमारा कोई भी मास है उसे हम किसी स्ट्रिंग से खींच लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रिंग से किसी पर्सन ने उसे खींच लिया। ठीक है, ये हमारा सरफेस पर बना हुआ है, माना कि ये हमारा mg का मास है, तो हम फाइंड करना चाहेंगे कि इसमें कितना टेंशन है, इसमें कितना टेंशन है। अगर यहाँ पर फाइंड करेंगे तो टेंशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये, और अगर यहाँ से फाइंड करना चाह रहे हैं तो टेंशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी T, ये हो जाएगी। तो हमें फाइंड करना है कि T कितना टेंशन है। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि हम नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, हमारा mg लग रहा होगा क्या, और अगर ये सरफेस पर रखा है तो सरफेस पर क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा ऊपर N1। ठीक है, और हम क्या जानते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है
इसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं क्या, टेंशन के हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं। माना कि ये एंगल हमारा 53 है क्या, ठीक है, तो एक एंगल क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा टेंशन का cos 53 हो जाएगा क्या, और अपवर्ड क्या हो जाएगा t sin 53 हो जाएगा क्या, दैट इज क्लियर। ठीक है, यानी कि इस बॉक्स का हम FBD बनाएं तो mg नीचे की ओर और नॉर्मल फोर्स N1 ऊपर की ओर और एक और टेंशन फोर्स लग रहा है T sin 53 ऊपर की ओर और एक फोर्स लग रहा है उस पर T cos 53 इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इतने सारे फोर्स लग रहे हैं। mg चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंट नहीं होगी तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। N1 बराबर क्या हो जाएगा टी साइन हो जाएगा क्या, टी साइन 53 हो जाएगा। ठीक है, और टी cos 53 क्या हो जाएगा, उसे मोशन कराने की काम आ जाएगा तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा टी cos 53 हो जाएगा क्या। ठीक है, टी cos 53 हो जाएगा। ठीक है, क्या हम एक्सेलरेशन जानते हैं क्या इस बॉडी का, नहीं, तो हमें एक्सेलरेशन भी नहीं पता है, हमें टेंशन भी नहीं पता है, हमें N1 बता सकते हैं क्या हम, N1 कितना होगा, N1 भी हम नहीं बता सकते क्योंकि हम यहाँ पर टेंशन की वैल्यू नहीं जानते हैं, तो हम यहाँ पर N1 भी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो हम चूंकि हमारे पास वेरिएबल बहुत सारे हैं और हमारे पास इक्वेशन बहुत कम है, इक्वेशन दो ही है और वेरिएबल कितने हो गए, 3 वेरिएबल हो गए हमारे पास, तो हम इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल बहुत सारे हो गए हैं। ठीक है, तो अगर हमें टेंशन की वैल्यू पता हो या फिर हमें N1 की वैल्यू पता हो, मान लेते हैं कि इस पर जो इस सरफेस के द्वारा जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो कुछ भी मान लेते हैं हम, mg तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा क्या, मान लेते हैं कि 40 हमारा N1 है, N1 की वैल्यू हम 40 मान लेते हैं। ठीक है, N1 की वैल्यू 40 हो जाएगी तो क्या हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं क्या, तो ये हमारा 40 प्लस टी साइन 53 हो जाएगा क्या, टी साइन 53, ये टी है 53। ठीक है, तो ये क्या 40 हो जाएगा, टी साइन 53 बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, और साइन 53 को हम क्या लिख सकते हैं, टी साइन 53 इक्वल टू क्या है 10 है। साइन 53 को हम 4/3 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हमारा एंगल क्या होता है इस तरीके से 53 है, ये 4, ये 3, ये 5, तो साइन 53 क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस, यानी कि टी 4/5 इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 50/4 हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 50/4 हो गया, यानी कि इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन हो जाएगा 50/4 का टेंशन हो जाएगा। और अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहे तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा टी cos 53, एम क्या है हमारा 5 है, ए हमें पता नहीं है, टेंशन हमें पता चल गया 50/4, cos 53 क्या होता है 3/5 होता है क्या, तो 5 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 30/4 इंटू 5 से ये कट जाएगा 6 टाइम, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास फाइंड हो गया अगर हमें N1 पता चल गया तो। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे पास आएंगे, टेंशन हमसे फाइंड करवाएगा अलग अलग क्वेश्चन में, तो उस तरीके हमारे न्यूमेरिकल्स हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई बेजा बच्ची वाली बात नहीं है, हमें केवल टेंशन की डायरेक्शन बनाना आनी चाहिए, बाकी तो हम क्या मानेंगे उसे एक फोर्स मान ही लेंगे, और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है सही उसमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है पॉइंट फाइंड करके केवल और केवल अम्ब्रेला ओपन करना है स्ट्रिंग की ओर। ठीक है, एक और हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास स्ट्रिंग हमारे पास मास है। ठीक है, एक और ये मास है हमारे पास, एक और मास ले लेते हैं। ठीक है, और हमने इसे स्ट्रिंग से खींचा है ना, एक स्ट्रिंग से हम खींच रहे हैं इसे। ठीक है, ये सब एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, और हम इसे 100 न्यूटन से खींच रहे हैं, यानी कि टेंशन क्या हो जाएगा इस स्ट्रिंग में, टेंशन क्या हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा क्या। ठीक है,
ये हमारा 2 kg का मान लेते हैं, ये 3 kg का मान लेते हैं, ये 5 kg का मान लेते हैं। ये स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है, स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमें बताना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन फाइंड करना चाहें तो फाइंड कर सकते हैं क्या, कि इस पॉइंट से फाइंड करेंगे तो इस डायरेक्शन होगी, इससे फाइंड करेंगे तो इस डायरेक्शन में भी। मान लेते हैं कि ये T2 है, तो यहाँ पर भी टेंशन, एक स्ट्रिंग है तो टेंशन क्या होगा, एक ही होगा, तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, T2 होगा। यहाँ पर अगर इस स्ट्रिंग में फाइंड करेंगे तो डायरेक्शन इस तरीके से होगी, इस पॉइंट से फाइंड देखेंगे तो डायरेक्शन इस तरीके से होगी टेंशन की। और चूंकि स्ट्रिंग चेंज हो गई तो टेंशन क्या हो जाएगा, T1 मान लेते हैं, ठीक है। T1 हम डायरेक्शन T1 और T1 क्या मान लेते हैं, टेंशन मान लेते हैं। स्ट्रिंग चेंज है तो टेंशन चेंज। ये इस स्ट्रिंग में हमें टेंशन पहले से बता दिया गया है, 100 न्यूटन है, और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल हमें 37 दिया गया है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसमें टेंशन कितना होगा, ठीक है। और क्या देख सकते हैं हम, और हम देख सकते हैं कि सिंपली हम करना शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि 100 न्यूटन इस तरीके से है, तो यहाँ पर भी मान लो कि ये टेंशन हमारा T है और ये 37 पर लग रहा है। इस टेंशन की वैल्यू कितनी, 100 है, तो क्या हम इसके कंपोनेंट बना सकते हैं क्या, एक कंपोनेंट क्या T cos 37 हो जाएगा क्या, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T sin 37 हो जाएगा क्या। T sin 37 यानी कि 100 sin 37 हो जाएगा क्या, यानी कि 100 और 30 sin 37 कितना होता है, 3/4 होगा क्या, देखते हैं 37 कितना होता है, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। sin 37 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/5 हो जाएगा क्या, तो 100 3/5 हो जाएगा क्या, 3/5 यानी कि ये क्या हो जाएगा 20, यानी कि ये हो जाएगा 60, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 100, और ये क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास 80 हो जाएगा क्या, ठीक है। यानी कि ये कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी कि 2 kg के बॉक्स का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, 2 kg के बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं हम 2 kg के बॉक्स का, तो ऊपर की ओर क्या लग रहा है, उसके ऊपर एक 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। नीचे हम जानते हैं mg लगता है, जो कि क्या हो जाएगा 2g के बराबर हो जाएगा, क्या 2g हो जाएगा, ठीक है। और क्या देख सकते हैं हम, ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा N1, ठीक है। और इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, 80 न्यूटन उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये हमने इक्वेट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया क्या, ठीक है। और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, T1 टेंशन लग रहा है क्या, और कोई फोर्स लग रहा है क्या। फ्री बॉडी डायग्राम का यही मजा है कि हम एक बॉक्स पर, एक मास पर हम जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उन सभी को विद डायरेक्शन शो कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पर भी शो कर सकते थे, बट सारा कचरा हो जाता, जबकि यहाँ पर हमने एक एक करके सारे फोर्सेस को शो कर दिया। अगर इस पर इस तरीके से टेंशन लग रहा है तो क्या ये वर्टिकली मूव कर रहा है, वर्टिकली मूव नहीं करेगा, ये कैसे मूव कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है। तो T1 हमारे पास ये मिल गया, और ये हमारे पास वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ पर क्या हम क्या कर सकते हैं, हम वर्टिकली फोर्सेस को इक्वेट कर लेंगे, और हॉरिजॉन्टली फोर्सेस को क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि N1 + 60 बराबर क्या हो जाएगा 2g, g को हम 10 लिख देते हैं तो क्या 20 हो जाएगा क्या। तो N1 बराबर क्या हो गया, N1 बराबर क्या हो गया हमारे पास, N1 बराबर क्या हो गया हमारे पास, N1 बराबर -40 हो गया क्या, -40 हो गया, यानी कि -40 हो गया। -40 होने का मतलब समझते हैं कि ये जो डायरेक्शन हमने मानी है वो गलत डायरेक्शन मानी है, यानी कि इस बॉडी पर कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा होगा, दैट इज क्लियर। यानी कि ये बॉडी ऊपर हवा में उठ जाएगी, क्योंकि 60 न्यूटन ऊपर की ओर लग रहा है और नीचे mg खींचने वाला तो कितना है 20 है, यानी कि बॉडी हमारी हवा में ऊपर उठ रही होगी, दैट इज क्लियर, ठीक है। यानी कि 40 न्यूटन से बॉडी हमारी कहाँ होगी, हवा के अंदर होगी, ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास n बराबर तो क्या आएगा -40 आ गया, यानी कि बॉडी हमारी नॉर्मल, उस पर कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं, या उसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स है वो उसे क्या कर रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। या हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि 60 न्यूटन क्या ऊपर की ओर टेंशन लग रहा है, तो ये बॉडी हमारी हवा में उठ रही होगी, क्योंकि नीचे तो क्या लग रहा है 20 न्यूटन ही लग रहा है, तो 40 न्यूटन से वो क्या हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर उठ रही होगी। ठीक है। और हम टेंशन हमें फाइंड करना है, क्योंकि हम एक्सेलरेशन की बात नहीं करें, हमें केवल टेंशन की बात करनी है। तो टेंशन को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 80 हो जाएगा क्या, T1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 80 न्यूटन हो जाएगा क्या। ठीक है। फिर हम क्या देख सकते हैं कि 3 न्यूटन 3 kg का जो हमारे पास बॉक्स होगा, उसमें नीचे की ओर 30 हो जाएगा क्या, ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, N1 लग रहा होगा क्या। ठीक है। और इस डायरेक्शन में T1 लग रहा है, और इस डायरेक्शन में क्या T2 लग रहा है क्या। ठीक है। इस डायरेक्शन में T1 और इस डायरेक्शन में क्या T2 लग रहा है क्या। ठीक है। तो अब हम एक एक करके एफबीडी बनाएंगे इनके, और उस पर शो करेंगे। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि चूंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो पूरा का पूरा सिस्टम किसी ना किसी एक्सेलरेशन से क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में हमारे पास हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लग रहा है, तो मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। पूरा एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं सिस्टम का। एफ नेट हमें पता चल जाए, तो एफ नेट कितना है हमारे पास, एफ नेट बराबर क्या होता है, एम ए होता है, जहाँ पर एम क्या होता है, टोटल होता है। एफ नेट क्या है हमारे पास 80 क्या, 80 हमने लिया है। और मास क्या हो जाएगा हमारे पास 5 3 और 2, 5 3 प्लस 2 इक्वल टू इंटू ए। तो ए हमारा क्या हो जाएगा 80/10 हो जाएगा क्या, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन, यानी कि इस टेंशन के कारण पूरा सिस्टम हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। हर बॉक्स हमारा ए एक्सेलरेशन से क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं एक एक करके एफबीडी बनाते हैं। ठीक है। तो 2 kg का जो बॉक्स है हमारे पास, उसका एफबीडी बनाते हैं। नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा क्या। ठीक है। ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, और ऊपर की ओर एक और फोर्स हमारा क्या लग रहा है 60 न्यूटन का लग रहा है क्या। ठीक है। और इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या लग रहा है 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस डायरेक्शन में हमारे पास T1 टेंशन लग रहा है, और ये बॉडी हमारे पास ए एक्सेलरेशन से कहाँ जा रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में हमने मूवमेंट को नहीं माना, तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे क्या, mg किसको, n1 और 60 को इक्वेट कर लेगा। ठीक है। और T1 डायरेक्शन में चूंकि हमारी बॉडी एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या हमारे पास 80 का फोर्स बड़ा होगा, 80 माइनस T1 हमारे पास F नेट हो जाएगा क्या, और ये किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर हो जाएगा क्या। ठीक है। क्योंकि हमें F नेट बराबर क्या करना होता है, एम ए करना होता है। ठीक है। तो 80 माइनस T1 हो जाएगा क्या, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। और यहाँ से हम क्या मिल जाएगा हमें, 80 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि 80 की डायरेक्शन में क्या मिल रहा है हमें, एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो 80 माइनस T1 कर दिया हमने। ठीक है। m क्या है हमारे पास 2 है, e क्या है 8 है,
T1 हमें पता नहीं है, 80 हमें ये पता है, तो 8 इंटू टू क्या हो गया 16 हो गया क्या। और T1 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 80 माइनस 16 हो जाएगा क्या। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस 16 कितना हो जाएगा हमारे पास 64 हो जाएगा क्या, 64 हो जाएगा। ठीक है, तो T1 की वैल्यू हमारे पास 64 आ गई। अब हम और बाकी के जो FBD है वो भी बना सकते हैं। FBD क्या हो जाएगा 3 kg का FBD क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे क्या लग रहा होगा mg लग रहा होगा क्या, ऊपर क्या n1 लग रहा होगा, इधर क्या T1 लग रहा है, इधर क्या T2 लग रहा है, और एक्सेलरेशन क्या है इस x डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्मल के तो कंपोनेंट बराबर हो ही जाएंगे। ठीक है, यानी कि क्या होगा T1 बड़ा होगा T2 से, एफ नेट मिल गया हमें, T1 बड़ा है T2 में से। T1 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यानी कि T1 बड़ा होगा, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ma हो जाएगा क्या। ठीक है, T1 हमें पता है क्या, T1 क्या 64 है क्या, T2 हमें पता नहीं है, m क्या है यहाँ का, m क्या है 3 है क्या। ठीक है, और ये कितना है 8 है क्या, तो T2 क्या हो जाएगा हमारे पास 64 माइनस 3 8 से 24 होते हैं क्या, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा क्या। ठीक है, 40 न्यूटन हो जाएगा क्या T2। ठीक है, ऐसे ही हम 5 kg के में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 5 kg के में क्या हो जाएगा हमारे पास T2 से चला रहा है क्या, किस डायरेक्शन में, ए डायरेक्शन में चला रहा है, ऊपर वाले तो एक दूसरे को इक्वेट कर ही लेंगे। ठीक है, तो T2 उसे चला रहा है ma की डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। क्या इस पर कोई और फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो T2 इक्वल टू क्या होगा ma हो जाएगा क्या। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट ही मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा क्या, 5 8 जा क्या 40 हो जाएगा क्या। ठीक है, तो 5 8 जा 40 हो गए। यहाँ से भी T2 बराबर हम देख सकते हैं कि T2 कितना था 40 था, और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि T2 बराबर कितना आया 40 आया, यानी कि हमारा कैलकुलेशन सही चल रही थी। तो हमने एक एक स्ट्रिंग में सारी स्ट्रिंगों में टेंशन फाइंड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग में हम टेंशन फाइंड कर सकते हैं। चल रहा है क्या ये, ठीक है, टेंशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हमारे पास कोई पर्सन खड़ा है, वो इस पुली पे से स्ट्रिंग को खींच रहा है, इस तरीके से मास लगा हुआ है। ठीक है, और इस तरीके से स्ट्रिंग लगाई हुई है हमारी। ठीक है, वो स्ट्रिंग को नीचे की ओर खींच रहा है, स्ट्रिंग को खींच रहा है वो, तो टेंशन कहाँ होगा ऊपर, यहाँ पर टेंशन कहाँ होगा यहाँ होगा, और यहाँ पर टेंशन क्या होगा यहाँ होगा, और यहाँ पर टेंशन क्या होगा यहाँ होगा। m इसका मास है, नीचे क्या लग रहा होगा mg लग रहा होगा क्या। ठीक है, तो सरफेस पर अगर मैं इस मेन के लिए FBD बनाऊं, मेन के लिए FBD बनाऊं मैं, तो मेन नीचे क्या लग रहा होगा, मेन का नीचे क्या लग रहा होगा mg लग रहा होगा क्या। मेन का मास m1 मान लेते, मास m1 क्या लग रहा होगा नीचे लग रहा होगा, और सरफेस के ऊपर क्या नॉर्मल फोर्स n1 लग रहा होगा। ठीक है, और उसी के सेंटर ऑफ मास से क्या जा रहा होगा टेंशन T जा रहा होगा। दैट इज क्लियर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि m1 तो m1g तो कहाँ लग रहा होगा नीचे लग रहा होगा क्या, और नॉर्मल क्या लग रहा होगा ऊपर लग रहा होगा n1, और टेंशन कहाँ लग रहा है ऊपर की ओर लग रहा है, यानी कि m1g बराबर क्या हो जाएगा टेंशन प्लस n1 हो जाएगा क्या। दैट इज क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेंशन के टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम टेंशन के टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पर हम और भी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।